आज के इस क्लास में हम कक्षा 10 जीव विज्ञान में चैप्टर सेकेंड श्वसन या रिस्पायरेशन में आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर पर चर्चा करेंगे। अब देखिए आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन। तो आक्सीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनाक्सीय श्वसन यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अब देखिए तो आक्सीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनाक्सीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आक्सीय श्वसन में ग्लूकोज के अणु जो होते हैं तो उनका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है। तो जब आक्सीय श्वसन होता है तो उसमें ग्लूकोज के अणुओं का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और वो भी पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। अनाक्सीय श्वसन में ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि इसके अंत में CO2H2O का निर्माण होता है। था जब आक्सीय श्वसन होता है तो आक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। तो उसके ऑक्सीकरण के पश्चात जो उत्पाद बनते हैं उसमें CO2 और H2O का निर्माण होता है। इसके विपरीत अनाक्सीय श्वसन में देखा जाए तो इसके अंत में क्या बनता है, एथिल एल्कोहल, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी होती है अर्थात अनुपस्थिति होती है। तो इस के एब्सेंस में जो भी ग्लूकोज के अणु होते हैं वो पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत न होकर के एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसका अगला अंतर है, एक अणु ग्लूकोज से 38 अणु ATP बनते हैं। अब देखिए एक ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण होता है तो उससे कितने 38 अणु ATP के बनते हैं। और ATP क्या है, ATP क्या है कि जो भी एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी ATP के रूप में क्या हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है। और जैसे जैसे कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह यही ATP क्या करता है, फिर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे वो अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, कार्य करते हैं। देखिए इसमें चौथा अंतर है कि अनाक्सीय श्वसन जो होता है तो इसमें जब ग्लूकोज का एक अणु का ऑक्सीकरण होता है तो उसे मात्र 2 ही ATP अणु बनते हैं। अब अगला पॉइंट है, इसका अगला अंतर है कि यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अर्थात जो आक्सीय श्वसन होता है वह कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में होता है। लेकिन यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। अर्थात अनाक्सीय श्वसन जो होता है वो कहाँ होता है, कोशिका के कोशिका द्रव्य वाले भाग में होता है। अब इसी चैप्टर का अगला है श्वसन और दहन में अंतर। अर्थात श्वसन और दहन में क्या अंतर होता है। देखिए तो श्वसन पहला अंतर है कि यह क्रिया जीवों में होती है। अर्थात सभी जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सभी क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। और दहन किस में होता है, भौतिक वातावरण में। अर्थात जो भी निर्जीव पदार्थ हैं, मशीन है, गाड़ी हैं, तो इनमें होता है। ये भौतिक जो भी वातावरण में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं इनमें क्या होता है, दहन होता है। अगला अंतर है कि इसमें ऊर्जा थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई पदों या चरणों में मुक्त होती है। अर्थात श्वसन की जब क्रिया होती है तो श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। तो जैसे जैसे वो ऑक्सीकृत होता है ऐसे ऐसे उससे ऊर्जा बनती जाती है, निकलती जाती है। तो इसमें ऊर्जा क्या होती है, धीरे धीरे कई चरणों में मुक्त होती है। लेकिन दहन में क्या होता है कि ऊर्जा एक साथ निकलती है, एक साथ मुक्त होती है, निकल जाती है। अगला अंतर है कि इसमें विमुक्त ऊर्जा ATP में अनुबंधित की जाती है और संचित की जाती है। जो भी जीवधारी हैं जब उनमें श्वसन होता है तो श्वसन के दौरान जो भी एनर्जी उसमें निकलती है वो एनर्जी किसमें ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जितना भी ऊर्जा विमुक्त होता है वह ऊष्मा व प्रकाश में बदल जाती है और इसमें ऊर्जा का संचय नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है ATP आवश्यकतानुसार ऊर्जा मुक्त करती है। अब देखिए जो भी ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है तो वह जैसे भी कोशिकाओं को कार्य के लिए उस
आवश्यक होती है, अर्थात कोशिकाओं को जब जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपने जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, तो उसके अनुसार उससे ऊर्जा निकलता रहता है, मिलता रहता है, जिसे वो अपने सारे कार्य को संपन्न करते हैं। लेकिन इसमें ऊर्जा तेज़ी से विकृत होती है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा होती है संचित की ही नहीं जाती, वह तुरंत विकृत होती है और यूज कर ली जाती है। अगला है तंत्र। श्वसन क्रिया एंजाइम की सहायता से सामान्य दैहिक ताप पर होती है। अब देखिए, जो श्वसन क्रिया होती है वह एंजाइम की सहायता से, अर्थात जीवधारियों में जब श्वसन क्रिया होती है तो उसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। बिना एंजाइम से श्वसन क्रिया नहीं हो सकती, और वो भी किस ताप पे? दैहिक ताप पे, अर्थात जीवधारी के शरीर का जो तापमान होता है उस पे। लेकिन इसमें एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इसमें एंजाइम भाग नहीं लेते हैं, और यह क्रिया किस पे होती है? उच्च ताप पर होती है। अब अगला टॉपिक है आपका धूम्रपान तथा स्वास्थ्य, स्मोकिंग एंड हेल्थ। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका धुआं श्वास नली तथा फेफड़ों को प्रभावित करता है। तंबाकू का धुआं निश्वसन द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाता है। इसमें अनेक विषैले गैस हैं। देखिए, तंबाकू जो है एक क्या है? हानिकारक पदार्थ है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? बहुत ही हानिकारक होता है। इसमें पाया जाने वाला जो निकोटीन होता है, विषैला पदार्थ, वो क्या करता है? हमारे जो भी अंग हैं उनको क्या करता है? प्रभावित करता है, जिससे श्वास नली है। तो जो भी धूम्रपान करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो जैसे ही उसका धुआं उनके श्वास नली में जाता है, और श्वास नली से होते हुए जब फेफड़े में जाता है, तो पूरे उनके अंगों को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो हम क्या करते हैं? जब श्वसन क्रिया करते हैं तो हम निःश्वसन पहले करते हैं, अर्थात बाहर से वायु अंदर लेते हैं, फेफड़ों में भरते हैं, फिर वहाँ से निःश्वसन करते हैं, अर्थात अंदर की वायु बाहर निकालते हैं। तो निःश्वसन के अंतर्गत क्या होता है? उसका धुआं क्या होता है? हमारे अंदर चला जाता है, फेफड़ों में पहुँच जाता है। इसमें अनेक निःश्वसन के द्वारा जब धुआं हमारे फेफड़ों में पहुंचता है, तो उनमें उपस्थित विषैले पदार्थ जैसे निकोटीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है आदि उपस्थित रहते हैं, जो क्या होते हैं? कार्सिनोजेनिक होते हैं, जिनके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? कैंसर। अर्थात ये विषैले पदार्थ जो होते हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, जिनके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? कैंसर उत्पन्न होता है। विषैले पदार्थ श्वास नली की सीलिया को मृत कर देती है। ये विषैले पदार्थ जो होते हैं धुएं में उपस्थित, ये क्या करते हैं? हमारे श्वास नली के सीलिया, अर्थात श्वास नली जो है उसके अंदर छोटे छोटे रोए जैसे संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। इनको ये मृत कर देते हैं, जिसके कारण वायु में उपस्थित धूल के कारण क्या होते हैं? निष्कासित नहीं हो पाते। यह शरीर में निम्न रोग उत्पन्न करता है। अब देखिए, तो ये जो श्वास नली के अंदर जो भी सीलिया होते हैं, रोए जैसे संरचनाएं होती हैं, वो क्या करती हैं कि जो भी धुआं के अंदर साथ जाता है, जो भी धूल मिट्टी के कण, या जनरली जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनके अंदर जो भी वायु जाती है, निःश्वसन के द्वारा जो भी वायु बाहर से लेते हैं, तो उसमें कुछ धूल मिट्टी के कण, राख भी चले जाते हैं। तो उस गंदगी को, उस कणों को वो उलझा के अपने अंदर क्या करते हैं? समेटने का कार्य करते हैं, उनको निष्कासित करने का कार्य करते हैं वहाँ से, जिससे केवल शुद्ध वायु क्या होता है? फेफड़े में जाता है। तो जब ये सीलिया मृत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो ये इसको निष्कासित नहीं कर सकते। तो इसके निष्क्रियता के कारण ये सभी जो भी पदार्थ होते हैं, कण होते हैं, वो अंदर चले जाते हैं, विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे ब्रांकाइटिस है, कैंसर है, एम्फीसीमा, ये विभिन्न तरह के रोग हैं। अब तंबाकू में जो उपस्थित निकोटीन होता है वो टर्मिनल ब्रांक्यूल्स। अब देखिए, तंबाकू में जो उपस्थित निकोटीन जो होता है उसके कारण जो टर्मिनल ब्रांक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं, जिससे फेफड़ों के अंदर तथा बाहर वायु का प्रवाह धीमा हो जाता है। अब देखिए, जो टर्मिनल ब्रांक्यूल्स हैं हमारे श्वास संबंधी अंगों के अंदर, वो क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं, जिससे जो फेफड़ा होता है और जो बाहर का वायु का प्रवाह होता है, अर्थात वायु के आने जाने का जो माध्यम होता है वो क्या हो जाता है? उसका प्रवाह धीमा हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में भी क्या होने लगती है? दिक्कत होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है।